खबरदार में अब हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच राजनीति की वो दुकानें खुल चुकी हैं जिनमें डमी कैंडिडेट्स बिक रहे हैं। डमी कैंडिडेट यानी वो उम्मीदवार जिन्हें चुनाव जीत के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये विरोधियों के वोट काटने से लेकर अपने पक्ष में प्रचार करने में लगाए जाते हैं और ये सब चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर सिस्टम को धोखा देते हुए किया जाता है। अब तक आपने इन डमी कैंडिडेट्स के बारे में सिर्फ सुना होगा। पहली बार आज तक ने उत्तर प्रदेश की चुनावी मंडी में डमी कैंडिडेट्स वाली राजनीतिक दुकानों का कैमरे पर पर्दाफाश किया है। यूपी चुनाव से पहले यह सिस्टम की नींद तोड़ने वाला सबसे बड़ा खुलासा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी मंडी में डमी कैंडिडेट वाली सीक्रेट दुकानें। हम प्रत्याशी देंगे, वो लड़ेगा क्योंकि इतना कमजोर रहेगा, जीत ही नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा लड़ेगा उससे कोई जीत जाएगा, कोई फायदा हो जाएगा। ये भी तो एक सपोर्ट है, किसी ने जिता दिया, मैंने जिता कर मैं जीत गया। अनजान पार्टियां, करोड़ों की डील, डमी कैंडिडेट की कीमत 1-1 करोड़। अब मुझे अमाउंट बताइए जल्दी। देखिए कैंडिडेट पैसे तो मैं डाल देगा, अभी पार्टी चलाने के लिए 1 करोड़ रुपये का कराएंगे। 1 करोड़ का पार्टी के लिए आप मानते हैं 1 करोड़, ठीक है। पर कैंडिडेट कितना होगा चुनाव लड़ाने के लिए? पर कैंडिडेट देखिए, डमी कैंडिडेट को 10 लाख रुपए का। पोस्टर, बैनर, रैली, भाषण के बीच सबसे बड़े लोकतंत्र का काला सच। वो अपनी पार्टी झंडा लगाएगा, आपको पार्टी झंडा नहीं लगाएगा। वो अपना पोस्टर लगाएगा, अपने नाम पर पास लेगा गाड़ी का, वो स्वयं घूमेगा। अब घूमते समय समाज में बैठ करके क्या बातें कहा, वो आपकी बात कह देगा, लेकिन चलेगा तो प्रत्याशी वो अपने पार्टी का। तो यही तो बात कह रहे हैं, प्रचार करने का प्रचार करेगा। चुनाव में डमी कैंडिडेट का डर्टी गेम, जिसके आगे सिस्टम भी बेबस है। डमी कैंडिडेट वाली बात कहीं खुल ना जाए चुनाव आयोग के सामने, इसका ध्यान रखिए। देखिए चुनाव आयोग आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। चुनाव आयोग क्यों इसलिए नहीं कर सकता? क्योंकि हमने राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमने घोषित किया है हमारा प्रत्याशी प्रचार कर रहा है या हमारा प्रत्याशी गायब है, इससे चुनाव आयोग को क्या लेना देना, ठीक है। हमारी गाड़ी जो हमने रजिस्टर कराई है, ठीक है, किसके लिए प्रचार कर रहे हैं इससे निर्वाचन आयोग को कोई लेना देना नहीं होता है। नेतागिरी की दुकानें चलाने वाले ये वो 4 चेहरे हैं जिन्हें आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बेनकाब किया है और पर्दाफाश किया है सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में उस डर्टी गेम का, जो पर्दे के पीछे ऐसे लोगों के जरिए खेला जाता है। इनकी राजनीतिक दुकानों में करोड़ों रुपए में कैंडिडेट बिकते हैं। वो कैंडिडेट जो दूसरे कैंडिडेट के लिए काम करते हैं, वो कैंडिडेट जो दूसरे कैंडिडेट का प्रचार करते हैं, वो कैंडिडेट जो दूसरे कैंडिडेट के वोट काटते हैं। ये बड़े बड़े नेताओं और बड़ी बड़ी पार्टियों का सीक्रेट हथियार बनते हैं। ऐसे 1900 से ज्यादा अनजानी पार्टियां हैं जो चुनाव के मौसम में अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाती हैं। आज तक पर यूपी चुनाव से पहले खुली इन सियासी दुकानों का शटर डाउन करने वाला सबसे बड़ा खुलासा होगा। आज तक ब्यूरो। हम एक एक करके चुनावी सिस्टम के इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बेनकाब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको डमी कैंडिडेट्स वाले खेल के बारे में आइए बता देते हैं कि राजनीति में डमी कैंडिडेट को राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार कैसे इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 16 लाख रुपए प्रचार में खर्च कर सकता है। उम्मीदवार को प्रचार के लिए 10 गाड़ियों की इजाजत होती है और हर बूथ पर 2 पोलिंग एजेंट्स मिलते हैं।
डमी कैंडिडेट से मुख्य उम्मीदवार को प्रचार में डबल खर्च, डबल गाड़ियां और डबल पोलिंग एजेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अक्सर डमी कैंडिडेट के जरिए उम्मीदवार अपने विरोधी उम्मीदवार के वोट में सेंध लगाते हैं। डमी कैंडिडेट तभी पकड़ा जाता है जब उसकी गाड़ी से किसी और की चुनाव सामग्री या झंडा बरामद हो। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए की जमानत राशि होती है। किसी के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, इसलिए अक्सर नेता डमी कैंडिडेट्स का सहारा लेते हैं। ये डमी निर्दलीय भी हो सकते हैं और चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड किसी अनजाने दल के भी हो सकते हैं। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर कुल 223 पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में कम से कम 2000 डमी कैंडिडेट्स खड़े किए गए। एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो डमी कैंडिडेट दुकान वाली खुल चुकी हैं। कैसे ये दुकानें चलाने वाले डमी कैंडिडेट्स बेच रहे थे और एक एक डमी कैंडिडेट का रेट क्या है, ये चौंकाने वाला खुलासा आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये वसी अहमद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस नाम के संगठन के राष्ट्रीय संयोजक। वसी बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन यूपी चुनाव में डमी कैंडिडेट वाली डील करने के लिए ये दिल्ली तक पहुंच गए। क्यों है सर? इसमें डमी की बात है कि मेरा भी दल दूसरा भी रजिस्टर्ड है, मैं उससे डमी खड़ा कर दूंगा पूरा राष्ट्रीय अवामी दल से। वो भी साइन मेरे ही होना है। दूसरा कौन सा दल है आपको बताया आपने? राष्ट्रीय अवामी दल, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। मुझे मेरी जानकारी का बता दो। आज तक की स्पेशल टीम खुद को यूपी के लिए एक राजनीतिक दल का चुनावी कैंपेन करने वाला बताकर इनसे दिल्ली में मिली तो वसी ने राष्ट्रीय अवामी दल नाम की अपनी एक पार्टी का खुलासा कर दिया। राष्ट्रीय अवामी दल कब कराई थी? ये 2002 राष्ट्रीय अवामी दल इसी नाम से है। हाँ, राष्ट्रीय अवामी दल। लेकिन इस नाम पे आपने राष्ट्रीय अवामी दल पे कभी कोई इलेक्शन लड़वाया? लड़ाया 2002 के असेंबली लड़ाए 10 सीट से। हाँ, लड़ा दिए। यूपी लड़ गए आपकी तरफ से। वसी अहमद राष्ट्रीय अवामी दल के नाम पर 2002 में 10 सीट से डमी कैंडिडेट उतार चुके हैं, जो दूसरे दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनावी फायदा कराने के लिए लड़वाए गए थे। डमी कैंडिडेट के फायदे गिनाकर वसी अहमद हमसे डील करने लगे। उन्हें गाड़ी वाड़ी के साधन मिल जाते हैं कि जो गाड़ी में प्रेस्क्राइब होती है कैंडिडेटों को वो उन्हें मिल जाती है। इलेक्शन में जो पाबंदियां लगी होती हैं कि ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे तो हो जाते हैं उनके पास। जब उन्होंने हमसे कहा डमी और वोट काटना तो हमें समझ में आ गया। डमी चूँकि हम पॉलिटिक्स में रहे नहीं है, अब उनसे पूछेंगे तो हमारी बात खराब होती है कि इनको डमी नहीं पता है। तो आप थोड़ा सा मुझे मेरी जानकारी का मुझे बता दो, डमी के फायदे क्या क्या होते हैं? डमी के फायदे ये होते हैं कि डमी की गाड़ियाँ लग जाती हैं, डमी के आदमी को सिक्योरिटी मिल जाती है, वर्कर वो उन्हीं का होता है। सिक्योरिटी गाड़ियाँ लेके उस बजट से कि कुछ कैंडिडेट ने खर्चा इधर दिखाया, कुछ उसका दिखाया। डमी कैंडिडेट का चुनाव में खेल बहुत शातिर तरीके से किया जाता है। उम्मीदवार के प्रचार की खर्च सीमा तय होती है, प्रचार के लिए गाड़ियों की संख्या तय होती है। ऐसे में डमी कैंडिडेट नेताओं के बड़े काम आते हैं, लेकिन इसके लिए नेता क्या कीमत चुकाते हैं? एक डमी कैंडिडेट के लिए वसी अहमद की राष्ट्रीय अवामी दल जैसी अनजानी पार्टियों की क्या डिमांड होती है, ये भी सुन लीजिए। अब मुझे अमाउंट बताइए जल्दी। देखिए कैंडिडेटों को पैसे तो मैं कहा देना पड़ेगा। अभी पार्टी चलाने के लिए 1 करोड़ रुपये का कराएंगे। 1 करोड़ का पार्टी के लिए आप मानते हैं? 1 करोड़ ठीक है। पर कैंडिडेट कितना होगा चुनाव लड़ाने के लिए? पर कैंडिडेट देखिए डमी कैंडिडेट को 10 लाख रुपए दो काफी। डमी कैंडिडेट के लिए पार्टी फंड में 1 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए अलग से। ये रेट बता दिया यूपी के चुनाव में सियासी दुकान चला रहे वसी अहमद ने। करोड़ों की ये रकम भी नकद और पूरा ब्लैक में, कहीं भी फंसने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये पूरा 1 करोड़ आप पार्टी में जोड़ करोगे? नहीं,
पार्टी में शो करूँगा, कैसे कैसे करूँगा अपने हिसाब से। ऐसा देखिए, इतनी बड़ी रकम आप छुपा नहीं सकते। अगर विद इनर सर्किल में आप इसको लेकर ही आएंगे। ये 1 करोड़ कैश होगा या कैश? पूरा कैश, पूरा ब्लैक? पूरा ब्लैक, वाइट में कुछ नहीं? वाइट। ये चुनावी लोकतंत्र का काला सच है, जिसे यूपी चुनाव की तैयारियों के बीच आज तक कैमरे पर पूरे देश को दिखा रहा है। वसीम अहमद जैसी सियासी दुकानदारों की लिस्ट अभी लंबी है। अभी कैमरे पर ऐसे कई चेहरों का बेनकाब होना बाकी है। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। राष्ट्रीय आवामी दल उत्तर प्रदेश में 10 लोग भी इस पार्टी का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन चुनाव आयोग में यह पार्टी रजिस्टर्ड है और जब चुनाव आते हैं तो ये दूसरे कैंडिडेट्स को फायदे के लिए अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई अनजान राजनीतिक दल हैं जो यूपी चुनाव से पहले राजनीति के डर्टी गेम में लगे हुए हैं। हम प्रत्याशी देंगे तो लड़ेगा, क्योंकि इतना कमजोर रहेगा, जीत ही नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा लड़ेगा उससे कोई जीत जाएगा, कोई फायदा हो जाएगा। तो ये भी तो एक सपोर्ट है, किसी ने जिता दिया, मैंने जिता कर मैं जीत गया। ये राजेश भारती हैं, इनकी भी अपनी सियासी दुकान है, स्वराष्ट्र जन पार्टी के नाम से, जिसके ये अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के राजेश भारती ने अपनी पार्टी 2011 में चुनाव आयोग में रजिस्टर करवाई। चुनाव के लिए डमी कैंडिडेट का धंधा तब से चल रहा है। वो अपनी पार्टी झंडा लगाएगा, आपको पार्टी झंडा नहीं लगाएगा। वो अपना पोस्टर लगाएगा, अपने नाम पर पास लेगा गाड़ी का, वो स्वयं घूमेगा। अब घूमते समय समाज में बैठ करके क्या बातें कहा, वो आपकी बात कह देगा, लेकिन चलेगा तो प्रत्याशी वो अपने पार्टी का। तो यही तो बात कह रहे हैं, प्रचार करने का प्रचार करेगा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राजेश भारती जैसे कई चुनावी धंधेबाजों को पकड़ा, जो खास तौर पर चुनाव के मौसम में एक्टिव हो जाते हैं और इस फिराक में रहते हैं कि कोई बड़ा राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार उनसे डमी कैंडिडेट की डील कर ले। यूपी चुनाव को देखते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज तक की स्पेशल टीम इस चेहरे से मिली। शारिक उस्मानी अपना देश पार्टी नाम के राजनीतिक दल के कर्ता धर्ता और इस दल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हमारी बातचीत में ये डमी कैंडिडेट के सीक्रेट डर्टी गेम के मास्टर निकले। हर तरह की प्लानिंग है आपने के पास में। देखिए, 2 चीज़ें हैं आजकल के दौर में। अब जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। दूसरी बात ये, आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बात उसके दिमाग में आप किस तरह से बिठानी है कि वो आपकी बात मान ले। शारिक उस्मानी 2017 के यूपी चुनाव में हमारे कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी से डमी कैंडिडेट उतारने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए जो रकम उन्होंने मांगी वो चौंकाने वाली थी। देखिए, कम से कम 10 से 20 कैंडिडेट हो गए। 10 से 12 करोड़ रुपये तो कम से कम इसमें खर्चे में आएंगे। 20 कैंडिडेट में कम से कम कितना? कम से कम 10 करोड़ मान के चलिए। 10 लाख? 10 करोड़। सुना आपने, 20 कैंडिडेट उतारने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्च, यानी हर डमी कैंडिडेट के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का रेट। नेतागिरी की हर दुकान का रेट अलग है। पार्टी का नाम किसी ने ना सुना हो, उम्मीदवार खड़े करके फायदा पहुंचाना चुनावी धंधे का खुला खेल चल रहा है। आज तक की टीम ने यूपी चुनाव में डमी कैंडिडेट का धंधा करने वाले एक और शख्स को पकड़ा। नाम राजेश कुमार कुशवाहा, जो खुद को भारत रक्षक क्रांति पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष बताते हैं। हमने यूपी चुनाव के लिए डमी कैंडिडेट की बात की तो राजेश खुद डमी कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हो गए। हो सकता है मैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ूं, अगर उस पर आपको एक जरूरत पड़ी, ठीक है, तो मैं अपनी सुविधा वहां से 2 सीटों पर पर्चा भरूंगा, तो ये सुविधा आप वहां से ले सकते हैं। चुनाव के ये धंधेबाज बेहद शातिर तरीके से पर्दे के पीछे सिस्टम को धोखा देते हैं। इन्हें पता है कि सिस्टम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। डमी कैंडिडेट वाली बात कहीं खुल ना जाए चुनाव आयोग के सामने, इसका ध्यान रखिए। देखिए, चुनाव आयोग आपका कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। चुनाव आयोग क्यों इसलिए नहीं कर सकता? क्योंकि हमने राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमने घोषित किया है हमारा प्रत्याशी प्रचार कर रहा है या हमारा प्रत्याशी गायब है, इससे चुनाव आयोग को क्या लेना देना, ठीक है।
हमारी गाड़ी जो हमने रजिस्टर कराई है, ठीक है, किसके लिए प्रचार कर रहे हैं इससे निर्वाचन आयोग को कोई लेना देना नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सियासी दुकानों का जाल हर तरफ फैला है। ये कहीं भी किसी भी इलाके से किसी भी सीट से चुनाव में डमी कैंडिडेट खड़े कर देने का दावा करते हैं। तो ये जिन सीटों की बात आपने की या नाम लिए आपने, जहां आप बता रहे हैं चुनाव आयोग का इतनी सख्ताई नहीं है, वहाँ हमें ये डमी कैंडिडेट वाली सुविधाएं मिल जाएंगी? पूरी मिलेंगी आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव आयोग में अजब गजब नामों से अपनी पार्टियां रजिस्टर्ड करवा रखी हैं, लेकिन राजनीतिक दल चलाने की आड़ में ये वो दुकानें चलाते हैं जो कभी किसी खास उम्मीदवार और किसी खास पार्टी के इशारे पर काम करती हैं और किसी भी तरीके से चुनाव जीतने में उनकी मदद करती हैं। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। चुनाव आयोग में पिछले वर्ष अगस्त तक 1866 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड थे। राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 464 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों का चुनाव में उतरने के बीच सैकड़ों दल और हजारों उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने और सिस्टम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चुनाव आयोग को अपनी निगरानी के सिस्टम को ज्यादा पुख्ता करना होगा और ऐसे राजनीति के नाम पर दुकानें खोलकर बैठे लोगों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और खबरदार में अब हम भारत की बाढ़ वाली बदहाली की तस्वीरों का वीडियो विश्लेषण करेंगे, जिनके सामने हमारे देश का सिस्टम बुरी तरह से डूब चुका है और लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में खड़े होकर गुजर रही है। देश के 6 राज्य इन दिनों बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। 50 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। करीब 500 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप है, जबकि राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ परेशानी का सबब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का गुस्सा अपने पूरे उफान पर है और बिहार में गंगा, कोसी समेत आधा दर्जन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खबरदार में अब हम आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल प्रलय की निशानियां दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बाढ़ में डूबे बिहार से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां के 23 जिलों में 40 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। 111 लोग अब तक बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अकेले बिहार में 2872 गांवों में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 40 सालों में पहली बार इतनी भीषण बाढ़ से जूझते बिहार की तकलीफें देखकर आपका गला सूखने लगेगा। सब आदमी छत पर है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार हमके व्यवस्था नहीं की। आज सुबह से तमाम बच्चा, माताएं, बूढ़े लोग तरस रहे हैं पानी और खाने के बगैर। जानवरों को भी, इंसानों को भी, बच्चों को भी हर तरह का दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। नहीं पानी पीने का है, नहीं बैठने का है, नहीं खाने का कोई उपाय, इसमें कोई उपाय नहीं है। कैसे लोग जिएगा? ये तस्वीरें और लोगों की पीड़ाएं बिहार में ऐतिहासिक बाढ़ की गवाहियां दे रही हैं। बिहार में सोन और गंगा नदी उफन रही है। 1971 से लेकर अब तक 45 साल में बिहार सबसे भीषण बाढ़ से घिरा है। 23 जिलों में 3000 गांवों में हर चीज बाढ़ के पानी में तैर रही है। बाढ़ में अब तक 111 लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 40 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ में डूबी हुई है। इस वक्त हम सुकुलपुर गांव में हैं। देख सकते हैं सुकुलपुर गांव में पिछले
48 घंटों में किस तरीके से गंगा का पानी जो है पूरे के पूरे गांव में जो वो है घुस चुका है। अगर बात करें तो छाती के लेवल तक जो है वो पानी यहां पे आ चुका है और आप देखिए तस्वीरों में ही देख सकते हैं किस तरीके से मकान डूबे हुए हैं। राजधानी पटना से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ये है सुकुलपुर गांव। गांव तो अब कहने भर का रह गया है, हर तरफ पानी ही पानी। बाढ़ में घर बर्बाद हो गए तो लोग सड़कों पर आ गए। यह नेशनल हाईवे नंबर 30 है जो आजकल बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत शिविर में तब्दील हो गया है। जान बचाने के लिए लोगों ने नेशनल हाईवे नंबर 30 है ये, जो कि पटना को बख्तियारपुर से जोड़ता है, इसे एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। इस एक्सप्रेस वे पर अब उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया है। देख सकते हैं किस तरीके से अपने गांव को छोड़ के अब खाने पीने की चीजें लेकर या अपने मवेशियों को लेकर या उनके खाने की चीजों को लेकर इस पूरे एक्सप्रेस वे पर जो है अब यहाँ पे लोग जो है गाँव वाले यहाँ पर आ चुके हैं। यही उनका नया ठिकाना है। इंसान तो इंसान, बाढ़ ने जीव जंतुओं को भी अपने आशियानों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। राजधानी पटना में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा तो सांप, चूहों, मेढकों को भी सूखी जगह की तलाश में अपने बिलों से निकलना पड़ गया। कटिहार में गंगा और कोसी नदी के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। लोग घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। आशियाना छिन चुका है, खाने को दाना नहीं है, पशुओं को चारा नहीं है, पीने को पानी नहीं है और इन बाढ़ पीड़ितों की दिक्कतों को दूर करने वाला सिस्टम भी नदारद है। सब पूरे पानी में डूबल है, कोई चीज का सोचना नहीं सोच रहा है सरकार। न दवा दारू के लिए, बच्चा खाना के लिए, माल जाल के कोई चीज का सोचना नहीं कर रहा है। न मवेशी को चारा की व्यवस्था है, फसल पूरा दह गया है और न घर में खाने को राशन है। एक समय खाते हैं तो एक समय आस लगाए रहते हैं। रोहतास जिले में लगातार होती बरसात से सोन बैराज में 11 लाख क्यूसेक पानी बढ़ गया और दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग टीले पर फंसे हैं, पेड़ों पर वक्त काट रहे हैं। सोन नदी में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। नावें चल रही हैं, लेकिन 500 लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हैं। जिन लोगों को बचाया गया है उन्हें प्रशासन की ओर से खाना भी खिलाया जा रहा है। बाढ़ में डूबे बिहार के कैमूर जिले में भी सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। लोगों ने स्कूल की इमारत में शरण तो ली है, लेकिन खाने के लाले पड़ गए हैं। प्रशासन की दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बेगूसराय में बाढ़ ने लोगों को बंधक बना लिया है। सड़क पर तेज बहाव के बीच लाठी के सहारे सामान लेकर घर से पलायन कर रहे ये लोग बेगूसराय के हैं। बाढ़ की तबाही इस कदर है कि लोग छत के ऊपर गुजर बसर करने को विवश हैं। तो लोग नाव नहीं मिलने से जुगाड़ से अपने घर से सड़क तक पहुंच रहे हैं। सरकार हमके प्रोत्साहन नहीं करिए। और हम लोग स्कूल आते हैं तो कितने बच्चे गिर जाते हैं और कितने बच्चे घायल भी हो जाते हैं और इतना पानी भर जाता है कि कितने बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरकर टापू में तब्दील हुआ ये है खगड़िया का मथार दियारा इलाका। सैकड़ों घरों में इतना पानी फैल गया है कि लोगों को अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है। लिहाजा अब तक हजारों लोग अपने घरेलू सामान और मवेशियों के साथ पलायन कर चुके हैं। लोग घरों में मचान बनाकर या फिर चौकी पर रहकर समय काट रहे हैं। इन प्रभावित लोगों के घरों में पिछले 2 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। सारण जिले के रिविलगंज, अवतार नगर, डोरीगंज, दिगवारा, परमानंदपुर, नया गांव, सोनपुर समेत कई इलाके बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ के पानी में लोगों को कहीं कहीं गले तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। समस्तीपुर के पटोरी में गंगा के उफान से स्थिति भयानक है। कुरसाहा, मनियर, जलालपुर पंचायत में बांध से पानी के रिसाव होने से लोग दहशत में हैं। लोग खुद बोरे में मिट्टी भरकर बांध को बचाने की जुगत में लगे हैं। समस्तीपुर में बाढ़ में अब तक 4 लोगों के मरने की खबर है और जो बचे हुए हैं वो भूखे मर रहे हैं। इंद्रपुरी बराज से छोड़े गए 11 लाख क्यूसेक पानी के कारण छपरा शहर के कई रिहायशी इलाके और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। छपरा का सड़क मार्ग से संपर्क बाकी बिहार से कट चुका है। इस बाढ़ को पहली बार देख रहे युवा इसका आनंद ले रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई बाढ़ के पानी में उछल कूद रहा है। शहर के एक मोहल्ले में तो कई बच्चे फुटबॉल से हैंडबॉल का आनंद लेते दिख रहे हैं। हाजीपुर और वैशाली जिले में बाढ़ की त्रासदी कुछ इस कदर है कि सब कुछ जलमग्न है। अचानक गंगा और गंडक में पानी के बेतहाशा पड़ने से लोग बेबस हैं।
हाजीपुर में बाढ़ के चलते घाट किनारे बना शवदाह गृह जलमग्न है। मजबूरन लोगों को सड़क पर ही क्रियाकर्म करना पड़ रहा है। गया नवादा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पैमार नदी पर बाढ़ के पानी ने कहर बरपाया है। जर्जर पुल के बाद पुल के नीचे से डायवर्जन भी बह गया है, जिसकी वजह से गया से नालंदा, राजगीर, नवादा से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है। यानी बाढ़ से बिहार में त्राहिमाम है और इस हालात में सिस्टम और सरकार नाकाम है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी भी आस है। पानी चारों तरफ फैल रहा था, लेकिन अब जल स्तर नीचे होगा तो अब और ज्यादा नहीं फैलेगा। अब जैसा कि कल जल संसाधन विभाग के लोगों ने रात में शाम में जानकारी दी कि अब जो पानी आएगा जो बाणसागर से छूटा है तो वो 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ते में भी वो पानी बिखरा है। बिहार में सरकार और सिस्टम चाहे जितने दावे करे, लेकिन इन सारे दावे और वादे बाढ़ के पानी में बहते चले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देश के लगभग 6 राज्य बाढ़ से परेशान हैं। 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों पर बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। अब आपकी आंखों के सामने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की कहर की तस्वीरें आने वाली हैं, जहां 24 जिलों में बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगियों को डुबो रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 40 मौतें हो चुकी हैं और हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं। वाराणसी में तो ये पता ही नहीं चल रहा कि गंगा नदी का किनारा कहां है। उत्तर प्रदेश पर गंगा के गुस्से का उफान देखकर आपका दिल डूबने लगेगा। ये आज तक के ड्रोन कैमरों से ली गई वाराणसी शहर की जलमग्न तस्वीरें हैं, जिसमें गंगा नदी अपने विकराल रूप में है और वाराणसी को निगलने पर उतर आई है। जहां तक नजर डालिए बस पानी ही पानी। सड़कों से लेकर गलियां तक पानी में डूबे हैं। कहीं कहीं तो घाटों की झलक भी देखने को नहीं मिल रही। हम इस वक्त बनारस की गंगा में नहीं बल्कि बनारस की गलियों में है और बनारस की गलियों में ये इस वक्त नाव चल रही है। दरअसल गंगा का पानी कुछ इस कदर बढ़ा हुआ है कि जो गंगा का पानी है वो बनारस की गलियों तक पहुंच चुका है। 80 घाट है ये। 80 घाट से हम दूर उन गलियों में हैं जिससे आप 80 घाट तक जाते हैं और वहां आलम यह है कि गंगा का पानी अब शहर के भीतर जो गली है वहां तक पहुंच चुका है। क्या हाल है अब 80 घाट का? जी इधर तो बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आखिरी टाइम जो यहाँ पे बाढ़ आई थी 2013 में थी, वो भी ज्यादा दूर नहीं गई थी, लेकिन इस बार जैसा मैं देख रहा हूँ कि इधर पानी यहाँ तक चला गया है। तो और जो गंगा का उफान इस तरह से बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें मानव ही नहीं, यहाँ पे पशु पक्षी इत्यादि सारे लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। और गंगा जो अभी हम लोग 80 घाट पे हैं और यहाँ इतना ज्यादा पानी है, जहाँ हम लोग पैदल आ जा सकते हैं, यहाँ हाथी भी डूब सकती है, इतना ज्यादा पानी है अभी यहाँ। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट डूबे हुए हैं। दाह संस्कार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब कुछ गंगा के गुस्से की भेंट चढ़ गया है। बनारस में गंगा किनारे लोग मोक्ष के लिए आते हैं। गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट हो या फिर हरिश्चंद्र घाट, लोगों की आखिरी इच्छा होती है ऐसे जगहों पर ही उनका आखिरी संस्कार हो। हम आप देख रहे हैं खबरदार। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की विनाश लीला हमने आपको दिखाई है और अब आपको हम मध्य प्रदेश में बाढ़ लीला के कहर के बारे में आइए बताते हैं। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। 102 लोग बाढ़ की भेंट मध्य प्रदेश में चढ़ चुके हैं। बाढ़ से करीब 4 लाख लोग मध्य प्रदेश में प्रभावित हैं। ये आंकड़े गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। इन सरकारी आंकड़ों को जानकर बाढ़ के असर का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर तरफ सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ है और सूखी जमीन देखे हुए लोगों को कई दिन हो चुके हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।